वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67वीं बीपीएससी मेंस के जो कैंडिडेट हैं और जिनका ऑप्शनल हिंदी है, तो उनके लिए आज मैं एक मॉडल आंसर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इसको देखिए। इस मॉडल आंसर का विश्लेषण करेंगे कि इसमें क्या खामी है, क्या अच्छाई है और आपको किस तरह से एक जो है अच्छा मॉडल आंसर अपने लिए तैयार करना है अपने हैंड रिटन में, ताकि जब अंत समय आएगा एग्जामिनेशन का तो आप चुनिंदा चीज़ों के द्वारा, चुनिंदा क्वेश्चंस के द्वारा ही अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, जब आपका अपना हैंड रिटन नोट्स रहेगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि रीति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है ना, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सिंपल है, इसमें कोई टेल्स नहीं है, आपको सीधा सा है इसका वर्णन करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो इन्होंने क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है। रीतिकाल काव्य शैली में प्रेम और भक्ति की संयुक्त अनुभूति में भक्ति क्रमशः क्षीण होती गई और प्रेम श्रृंगार रूप के केंद्र में आ गया। ठीक है ना, इन्होंने रीतिकाल काव्य के बारे में बताया है कि इसमें प्रेम और भक्ति का जो क्रमशः विकास था उसमें क्या हुआ, भक्ति पीछे रह गया और प्रेम जो है श्रृंगार के रूप में बाहर आ गया। इस काल में अलंकार, रस, नायक भेद आदि काव्यों का प्रचुर आदि काव्यों पर काव्यांगों पर प्रचुर रचना हुई। तो मतलब ये सब इसके काव्य के प्रमुख अंग आ गए। तो इन्होंने इंट्रो बहुत ही शॉर्ट लिखा है, लेकिन चलिए ठीक है, लिखा है। अब इसके बाद इन्होंने रीति साहित्य का वर्गीकरण कर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि हमको सीधे बताना था कि रीति साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, तो इन्होंने रीति काल का थोड़ा सा वर्गीकरण पहले किया है कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। आइए इसके बाद ये साहित्य जो है रीति काव्य साहित्य की प्रमुख विशेषता पर सीधे आ गए। अब मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये जैसे ही यहाँ पे रीति का साहित्य का वर्गीकरण किए हैं, तो यहाँ पे ये बस एक एक दो लाइन में पॉइंट में भी, बुलेट फॉर्म में भी यहाँ पे इस काल के प्रमुख रचनाकार, उनकी कुछ कृतियाँ कर देते। ठीक है ना, या इसकी एक लाइन में विशेषता बता देते। ठीक है ना, तो एक लाइन में विशेषता, एक लाइन में प्रमुख रचनाकार, उनकी कृतियाँ, यदि तीन तीन लाइन यहीं पे ये ऐड कर देते तो थोड़ा सा और ये आकर्षक यहाँ पर ये हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद ये सीधे आ रहे हैं तो ये पूरा एक कम्पैक्ट बन जाता। तो यदि आप इसको देख रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं तो इतना यदि आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, एक एक लाइन में उसको परिभाषित कर दीजिएगा बुलेट फॉर्म में, इसके नीचे में एक लाइन में यहाँ पे इसको क्या है कि प्रमुख रचनाकार और उसके एक एक कृतियों का नाम दे दीजिएगा तीनों में, तो ये काफ़ी संतुलित यहाँ पे हो जाएगा। आइए अब आ जाते हैं सीधे रीति काव्य साहित्य की प्रमुख विशेषता। अब इन्होंने दो भाग में मार दिया है, कथ्यात्मक और शिल्पगत विशेषता। ठीक है ना, तो कथ्यात्मक जिसको हम लोग भाव पक्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना, भाव पक्ष और कथ्यात्मक पक्ष एक ही बात होता है। तो भाव और शिल्प जो होता है, जिसको कथ्यात्मक बोल सकते हैं या भाव बोल सकते हैं, भाव पक्ष। ठीक है ना, तो इसकी विशेषता के उन्होंने फिर चार भाग में बांटा है। लौकिक श्रृंगारिकता, न्याय का भेद, लक्षणाशक्ति का प्रयोग और वीर रस प्रवाह। ठीक है ना, अब इन्होंने टॉपिक वाइज डिस्क्राइब किया है कि लौकिक श्रृंगारिकता में क्या है, इस काल में कि कवियों का प्रमुख काव्य रस श्रृंगार रस है, जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होई। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देना परम आवश्यक है। हिंदी का आप कोई भी लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास यदि काव्य का या फिर कोई एग्जाम्पल है तो उसको पुट कीजिए, इससे आपके नंबर बनेंगे। यदि एग्जाम्पल्स नहीं देते, आप सीधे लौकिक श्रृंगारिकता डिफाइन करके आ जाते हैं तो आपके नंबर सीधे काट लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से इन्होंने दिया है तो ये अच्छा है। ठीक है ना, यहाँ पे श्रृंगारिकता और इसका एक उदाहरण दे दिया है। चलिए आइए देख लेते हैं न्याय का भेद। ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया है कि न्याय का भेद वर्णन अत्यंत कामुक और उत्तेजक है। नक्सिक वर्णन किया गया है, ये उसकी काव्य शैली है। नक्सिक वर्णन मतलब सर से पैर तक का पूरा वर्णन है, जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे नय मौन भरे भौन, ये भौन है। ठीक है ना, भरे भौन है, भरे भौन में करत है नैनन, ये नैनन होगा, नैनन नैनन ही सौ बात। ठीक है ना, इस तरह से ये इसका हो गया। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है तो यहाँ पे यदि ये करते और यहाँ पे इनके कवि का नाम लिख देते नीचे में तो ये और आकर्षक हो जाता है। अनडाउटेबल इनका प्रेजेंटेशन अभी बहुत अच्छा है, लेकिन यदि यहीं पर थोड़ा सा कवि का नाम ये लिख देते ये किस कवि की रचना है, ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा और इंप्रेशन आ जाता। इस तरह से छोटे छोटे प्रयास करके आप नंबर चुरा सकते हैं। ठीक है ना, आइए जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने जब इनको विभक्त किया कि ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो उसको थोड़ा सा एक लाइन में डिफाइन कर देते, कवि का नाम लिख देते, तो वहाँ पर निश्चित रूप से 2-3 नंबर बढ़ जाता। और ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल के नीचे में जस्ट उनके कवि का नाम ऐसे करके, ठीक है ना, लिख देते रचनाकार का, तो ये भी उनको 2-3 नंबर 4 नंबर ऐड करवाएंगे और इसी तरह से वो दूसरे स्टूडेंट से लीड करेंगे।
क्योंकि आपको पता है कि जो तथ्य रहेगा वो सेम ही तथ्य रहेगा, उसी को लोग अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है वो मायने रहता है अंत में आकर के, खास करके ये ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से 2 पॉइंट मैंने बता दिया, उसको आप लोग याद रखिएगा जो भी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद लक्षणा शक्ति का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी कविता में लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काला, अली कली ही सौ, विंध्यो आगे कौन हवाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा है। वही बात है कि यहाँ पे यदि उसका कवि का जिक्र हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। अब ये वीर रस प्रवाह, आदिकाल से शुरू हुई वीर रस धारा भक्ति काल में लगभग समाप्त हो चुकी है चुका है, ठीक है ना। चुका था होगा यहाँ पे, चुका नहीं होगा, चुका था होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन भाषाई त्रुटि वैकरणिक त्रुटियों को भी आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चुका था वह रीति काल में पुनः जीवित हो उठा, ठीक है ना। चुका है नहीं, चुका था, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चुका था वह रीति काल में पुनः जीवित हो उठा। भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, ठीक है ना। तो ये किसका है, तो भूषण जी का है। तो ऑब्वियसली नाम से ही हो जाता है, तो खैर यहाँ पे तो क्लियर है। अब इन्होंने शिल्पगत विशेषताएं बतलाई हैं। तो शिल्पगत विशेषता के अंतर्गत इन्होंने 3 चीज़ को लिखा है, भाषा, अलंकारिता और शैली। भाषा में इन्होंने क्या लिखा है, देखिए कि भाषा अपनी कोमलता और मधुरता के कारण वज्र भाषा इस काल की साहित्यिक भाषा बन गई। मुस्लिम कवियों ने भी इस भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अब आइए, जैसे मानुष हो तो रसखान बसों ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि रसखान है, तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं कि लिखने का। और ये एग्जाम्पल और ये इन्होंने अच्छा दिया है, मतलब मुस्लिम रसखान क्या थे, मुस्लिम थे, और उन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मतलब मानुष हो तो वही रसखान बसों, मतलब यदि रसखान फिर से मानव जन्म में होगा तो वहीं जहाँ पर ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जहाँ पे ब्रज है, ग्वाला है, गोकुल गाँव है, वहीं पर फिर से हमारा जन्म हो। तो इन्होंने इस तरह से इसका एग्जाम्पल दिया है। तो रसखान से जी का ये है, तो खैर यहाँ पर तो स्पष्ट ही हो गया है। लेकिन बाकी जहाँ पे स्पष्ट नहीं थे वहाँ पे यदि आपका नाम लिख देते कवि का, तो आप 2-4 नंबर निश्चित रूप से दूसरे से चुराइएगा। आइए, अलंकारिता की बात की जा रही है, तो भूषण अलंकारिता का यहाँ पे ज़्यादा प्रयोग था। ये शिल्पगत शैली के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। तो भूषण बिना ना सोई, कविता वनिता मीत, मतलब आभूषण या भूषण के बिना नहीं शोभा देती है, ना तो कविता नहीं तो वनिता जो कोई होगी, या नहीं मीत, मतलब कि मीत मतलब प्रेमी प्रेमिका, या वनिता कोई स्त्री इत्यादि की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना। तो भूषण के बिना ये सब की शोभा नहीं बनती है। तो इस दृष्टिकोण से ओतप्रोत इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं को अलंकार से खूब सजाया है। या था, अब एग्जाम्पल में इन्होंने है, देखिए यहाँ पे गुल गुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की गाला है। तो इस तरह से इन्होंने देख रहे हैं कि काफ़ी एक मिलने जैसा, मतलब कि अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आइए, शैली क्या है यहाँ पे, तो रीतिकाल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रहा। सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली का अधिकाधिक प्रयोग किया। इन कवियों ने दोहा, सौराठा कविता में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। साहित्य भाव पक्ष की जगह कला पक्ष प्रधान हो गया। साहित्य जो है यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, ठीक है ना, नहीं तो साहित्य भाव यहाँ पे लग रहा है। ये इनका कहने का मतलब है कि इस काल में जो साहित्य था वो भाव पक्ष की जगह पर कला पक्ष प्रधान हो गया। तो यहाँ पे कॉमा लगाते, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी त्रुटियों का भी ध्यान रखना है। अभी उन्होंने निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि रीतिकाल काव्य भक्तिकाल काव्य के ईश्वर केंद्रित दृष्टि के स्थान पर ऐहिक प्रेरणा प्रधान हो गया। आदिकालीन कवियों ने अपने नायक को ईश्वर के जैसा महिमावान अंकित किया, वहीं भक्तिकाल कवियों ने ईश्वर की नरलीला का चित्रण किया। मतलब कि आदिकाल, भक्तिकाल और फिर परंतु रीतिकाल कवियों ने ईश्वर एवं मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण किया। तो इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष दे दिया। तो आप देखिए की पॉइंट, इन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत शॉर्ट में ठीक ठाक इन्होंने लिखने की कोशिश किया है, एग्जाम्पल्स भी दिया है। बस वही एग्जाम्पल्स जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे कवियों के नाम यदि वो अंकित करते तो इनका एक अच्छा जो है या 1 मिनट आप लोग लाइन पर रुके, मैं देख रहा हूँ। हाँ, सॉरी, तकनीकी खराबी आ गई। हाँ, मैं कह रहा था कि यदि वो यहाँ पे कवियों का नाम ऐड करते तो उनका जो लेखन शैली होता है जैसे यहाँ पर था, ठीक है ना। मानुस हो तो ये तो खैर रसखान जी की थी, इसको छोड़ते हैं, दूसरा चलते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहत नटत त्रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही नैनन की बात। ये शायद बिहारी जी की है, तो जैसे यहाँ पे लिख देते ना,
तो जो भी यहाँ पे रचनाकार है तो अच्छा होता। और दूसरा एक जो यहाँ पे था कि यहाँ पे इन्होंने जो रीतिकाल साहित्य का वर्गीकरण जब किया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, तो थोड़ा-सा एक-एक एग्ज़ाम्पल्स उनके रचयिता का नाम और उनको एक-एक लाइन में बुलेट फॉर्म में यहाँ पे वो बता देते कि रीतिबद्ध का क्या अभिप्राय है, रीतिसिद्ध का क्या है, रीतिमुक्त का क्या है। तो इस तरह से इनका तो 2 कमी है, एक ये वाला, ये पोर्शन को थोड़ा-सा और एलिब्रेट करते हैं और दूसरा सब सबका नाम देते हैं। तो निश्चित रूप से बाकी इनका बहुत संतुलित है उत्तर, ठीक है ना? और इस तरह से यदि कोई ऐड ऑन करके तैयारी करते हैं तो उनका उत्तर भी दूसरे के कंपैरिजन में वो लीड करते रहेंगे। ऑब्वियसली जब आप इतना लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि वो आपके कॉपी को दूसरे कॉपी से अलग करेगा, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और इस तरह के छोटे-छोटे ट्रिक्स आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अपना सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, हमारे साथ बने रहें इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए।